नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले की क्लास में बता चुका हूं कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ्स सिलेबस कराने वाला हूं। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सिलेबस देख लो। ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस के हिसाब से हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के मैं आपको 24-25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो इस स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होनी है। हमारी क्लास स्टार्ट होनी है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो सॉल्व करने से पहले। ये ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या बताओ। तो दो संख्याओं का अंतर 18 है। अगर मैं एक संख्या को 19 मानूं और एक संख्या को 1 मानूं, 19 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18। इनने बोला उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो 19 का वर्ग 361 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है। उनके वर्गों का अंतर भी 360 आ गया। कहने का मतलब बड़ी संख्या सर 19 है और छोटी संख्या क्या है? 1। इनने पूछा था बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या 19 हो गई। या फिर आप इसको कैसे करते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 18 है। माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर कितना दिया है? 18। इनके वर्गों का अंतर x का वर्ग माइनस y का वर्ग, इनके वर्गों का अंतर सवाल में दे रखा है 360। इसको भी सॉल्व करोगे तो x बराबर 19 आएगा, y बराबर 1 आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर हो। माना कि एक टुकड़े की लंबाई है ना, माना कि एक टुकड़े की लंबाई को मैंने मान लिया x। कितना मान लिया? x। तो सवाल में लिखा है कि दूसरे टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर। तो जब एक टुकड़ा x है तो दूसरा हो जाएगा 3/4 x, है ना। ये हो गया पहला टुकड़ा और ये हो गया आपका दूसरा टुकड़ा। और इन दोनों की कुल लेंथ सवाल में कितनी दी है? 91 सेंटीमीटर, है ना। मतलब 4 का x में गुणा करो तो 4x और 3x कितने हो गए? 7x/4 बराबर हमारा हो गया 91। 7 एकम 7, 13 सत्ते 91। ये 4 गया ऊपर तो x बराबर कितना हो गया? 13 चौको 52। जब एक टुकड़ा 52 आ गया तो इन्होंने बोला छोटे टुकड़े की लंबाई बताओ। एक टुकड़ा 52 है, 52 का आप 3/4 निकालो तो 3/4 गुणित 52, तो 4 एकम 4, 13 चौको 52। और 13 का 3 में गुणा करूंगा तो 13 तिया कितना आएगा? 39 सेंटीमीटर छोटा टुकड़ा आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो 128 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 136 का नहीं निकलेगा, 120 का नहीं निकलेगा। अगर मैं 144 का वर्गमूल निकालूं, वर्ग 144 के पेयर क्या होते हैं? 12 गुणित 12। तो यहाँ से बाहर निकलेगा 12 और 12 हमारी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको मैं 12/1 p/q के रूप में लिख सकता हूँ। तो नीचे दी गई संख्याओं में 144 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 1/2 धन करनी 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। तो आपका सवाल है 1/2 धन करनी 3। मैंने आपको एक क्लास में बताया था अगर किसी भी भिन्न के हर में रूट वाली संख्या हो, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या हो तो उसका परिमेयकरण करते हैं और परिमेयकरण में केवल चिन्ह पलट जाता है ना। तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2 - √3, है ना। तो 2 - √3 का 1 से गुणा होगा तो ये हो गया 2 - √3। और नीचे आप देखो सर्वसमीकरण बन गई a + b और a - b, यानी कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 माइनस करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3। तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो मेरा आंसर बनेगा 2 - करनी 3। 2 - करनी 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? 2 - करनी 3/1 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चले कि 0.23 के ऊपर बार एक कैसी संख्या है? तो देखो 0.23 के ऊपर बार, ये बार लगा है। अगर मैं इस बार को हटा दूं ना तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 0.2323 23 23 23 डैश डैश डैश, मतलब 2 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। और जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है आप इसको लिख सकते हो 23/99। क्यों लिख सकते हो 23/99? दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आएगा। और जब ये p/q के रूप में लिखा गया तो p/q के रूप में मैं किस संख्या को लिख सकता हूँ? परिमेय संख्या को। तो 0.23 के ऊपर बार एक परिमेय संख्या है। अगले सवाल की तरफ चलें कि √3 + √11 का वर्ग एक खाली स्थान संख्या है, प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय। तो यहाँ पर जो सर्वसमीकरण लगेगी वो ये लगेगी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये सर्वसमीकरण यहाँ पर लगने वाली है ना। तो a की जगह रख दो √3
तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग प्लस p की जगह रख दो √11, तो √11 का वर्ग प्लस 2 गुणित करनी 3 गुणित करनी 11, है ना। तो करनी 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 3, प्लस करनी 11 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 11, प्लस 2 गुणित इन दोनों का गुणा होगा तो 11 तिया 33, 11 और 3 कितने हो गए 14 प्लस 2 करनी 33। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको सवाल में एक संख्या भी करनी वाली मिल गई, एक संख्या भी रूट वाली मिल गई, तो ये पूरी संख्या कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके साथ करनी 33 गुणा में आ रहा है ना, तो ये अपरिमेय संख्या है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि √2 और √3 का गुणनफल सदैव होगा। अगर मैं करनी 2 का करनी 3 से गुणा करूं तो भाई रूट यहाँ पर कटेगा नहीं, 2 और 3 का आपस में गुणा होगा, तो 2 और 3 कितना हो गया 6। और ये संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो करनी 6 कैसी संख्या है, करनी 6 आपकी अपरिमेय संख्या है ना, ध्यान देना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती हैं। मैं आपसे कहूँ 5 से लेके 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो आप कहोगे सर 5.1, 5.2, 5.3 से लेके बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जो परिमेय संख्या हैं जिन्हें मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं। तो ध्यान रखना, किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अनंत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, इस संख्या का वर्गमूल निकालो। तो सबसे पहले आप 40-50 के फैक्टर निकालो। 40-50 में आप 2 का भाग दो, है ना, तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा शायद, है ना। 5 चौको 20, भाग ना जाए भाग नमस्ती 0, 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर किसका भाग जाएगा 9 का, तो 9 नाम 81, है ना, 9 एकम 9। तो आप कहोगे सर 9 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, जोड़ा किसका नहीं बना, जोड़ा नहीं बना सर 2 का। तो अगर मैं 40-50 में 2 का गुणा कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी होती है जब उसमें आने वाले गुणनखंडों के जोड़े बने। तो 9 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, जोड़ा किसका नहीं बना था 2 का, तो 1 2 मैंने इसको दे दिया, गुणा कर दो, तो 4000 का डबल 8000, 50 का डबल 100, ये हो गया 8100, संख्या आ गई 8100। लेकिन इन्होंने बोला इस संख्या का वर्गमूल निकालो। तो अगर मैं 8100 का वर्गमूल निकालूंगा तो 8100 का वर्गमूल कितना होगा, 90 गुणित 90, इसके फैक्टर बनेंगे, बाहर निकलेगा 90, मतलब 8100 का वर्गमूल कितना आ गया 90। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ही रहा, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। 0.025 नहीं है, 8.1 नहीं है, ऑल नहीं है। 0.09 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 का वर्ग। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 0.3 का 0.3 से गुणा करूंगा ना, तो 3 तर का 9 और 1 और 1 दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे 2 अंक। तो 0.09 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगले सवाल की तरफ चलें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे ही मैंने 1780 देखा तो मुझे पता है सर 40 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 2 0, है ना। और 45 का वर्ग अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 20-25, है ना। 45 का वर्ग मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो ये जो भी जिस भी संख्या का वर्ग होगा वो 40 से 45 के बीच होगा, क्योंकि 1780 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये तो आप समझ गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1780 में इनमें से कोई भी संख्या जोड़नी है, पहले आपने 69 जोड़ दी, मान लो 69 जोड़ी, तो 9 में 0 जोड़ा 9, 8 6 14 की 4, 17 और 1 18, 1849 एक संख्या प्राप्त हुई। और ये जो 1849 है वो किसका वर्ग है, 43 का वर्ग है। अब मुझे याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 1780 में 69 जोड़ दूं तो संख्या प्राप्त होगी 1849, जो कि किसका वर्ग है, 43 का वर्ग है। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। तो आप कहोगे सर मैं 1 का घन करूंगा तब भी 1 आएगा, 0 का घन करूंगा तब भी 0 आएगा, और -1 का घन करूंगा तब भी -1 आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला सबसे छोटा पूर्णांक, तो 0, ये 0 पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। मैंने आपको पूर्णांक संख्या पढ़ा चुकी हैं। तो सब जिसका घन स्वयं के बराबर, तो इनमें सबसे छोटा क्या है, 0 से भी छोटा क्या होगा, -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
यदि किसी संख्या के घन को 153 वर्ग से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। संख्या का पता करिए, ये हमें बताना है। तो माना कि संख्या x है, इस x के घन में से अगर मैं 153 का वर्ग घटा दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 1457। तो वो संख्या का पता लगा, वो हमें बताना है ना। तो अब 153 का वर्ग उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x का घन बराबर 1457 प्लस 153 का वर्ग। 153 का वर्ग हम लोग कर लेते हैं, 153 गुणित 153 कर दो तो 3 तर का 9, 15 थी 45 इंटू 5 तिया 15 की 5 यहाँ से ले 15 15 75 और 76 इंटू 3 5 1, तो ये हो गया 9 5 5 10 का 0, 6 4 10, 3 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 7 5 12 13 की 3 हासिल 1 23,409 आ गया। 153 का वर्ग कितना आ गया? 23,409। और अगर मैं 23,409 में 1457 जोड़ दो, 9 7 16 की 6, 5 और 1 6, 4 4 8, 3 और 1 4, शायद 24,866 कुछ बन गया। तो 24,866 किसका वर्ग है वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। 24,866 तो 28 का वर्ग तो होता है 784, 784 गुणित 28, है ना। 5 चौको 32 बन रहा है। यहाँ कुछ मैंने जोड़ने घटाने में कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी, है ना, नहीं तो ये 18 या 28 में से किसी एक का वर्ग आएगा, है ना। तो इसको आप सॉल्व करना, आपको पता चलेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? x, x का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से कितना कम है मेरे भाई? 3 कम है ना। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 5x को उस तरफ भेज दो, ये हो गया 2x वर्ग माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। ये 5x उस तरफ जाकर किसका हो गया? माइनस का। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन उठा के रख दो, कोई भी रखने पर 0 आ जाना चाहिए। 3 रखो तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 3 5 15, 3 18, 18 में से 18 गया, कितना आ गया? 0। तो x का मान में क्या रखूंगा? 3। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 3, है ना। 3 मैंने रख के देखा तो 3 ने 0 बना दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा।